मैं अभी कुंवारी लड़की हूँ, लेकिन 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। ये राज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगी। एक दिन मेरी शादी हो गई। जब मैं छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरा राज खुलकर मेरे पति के सामने आ गया। फिर मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उससे तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम नेहा है। मैं एक बहुत अच्छी घर से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे घर में मैं और मेरे मम्मी पापा रहते थे। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मैं और मेरे मम्मी पापा हम तीनों लोग शॉपिंग मॉल से वापस घर आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया और मेरी भी बहुत गंभीर हालत हो गई। मैं अस्पताल में एडमिट थी। जब मुझे होश आया तो मैं चीखती हुई अपने मम्मी पापा को पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं अपनी माँ और पापा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो दोनों लोग ही मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, हर वक्त मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते रहते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक छोटी से हादसा मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। जब मैं 12 साल की थी तब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे समझाते हुए कहने लगती कि देखो, स्कूल में किसी से भी शरारत मत करना और हाँ, लड़कों से तो एकदम ही दूर रहना, टिफिन टाइम से खा लेना और अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ना, सीधे स्कूल जाना और सीधे ही वापस घर चली आना। मेरी मम्मी हर एक छोटी सी छोटी बातों को समझाती थी। क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक ही पल में मेरा सब कुछ बिखर कर खत्म हो जाएगा। आज मेरे पापा जॉब से घर वापस आए तो आज उन्हें कंपनी से कुछ एडवांस पैसे मिले थे, जो मेरे पापा घर पर आते ही हम लोगों से कहने लगे कि ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम शॉपिंग करने चलते हैं, जिसको जो सामान चाहिए वो अपना अपना ले लो। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि अपने लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस वगैरह खरीद लूं। तो मैं जल्दी से फटाफट तैयार होने के लिए चली गई। मम्मी भी तैयार हो गई। हम दोनों लोग पापा के साथ घर पर निकले थे और सीधे शॉपिंग मॉल पहुंच गए। बहुत अच्छे से शॉपिंग कर लिए। जब हम लोग शॉपिंग करके वापस लौटने लगी तो अचानक से रास्ते में हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो अचानक से ही डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगी कि तुम आराम करो और तुम्हारे रिश्तेदार में कौन कौन है, तुम नंबर दे दो, मैं उन्हें बुला देता हूँ। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखती हुई डॉक्टर साहब से पूछने लगी कि आप बताएंगे मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो डॉक्टर ने सर झुकाकर कहने लगी कि तुम्हारे मम्मी पापा की तुरंत ही मृत्यु हो गई, बस तुम जख्मी थी, कुछ लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। ये बात सुनकर मैं चीखने और चिल्लाने लगी, फौरन बिस्तर पर गिर गई और फिर मुझे कितने दिनों तक होश नहीं आया। ये सब तो मुझे नहीं मालूम नहीं। जब मुझे होश आया तो एक औरत मेरे पास आई और मुझे अपने घर लेकर आ गई। अब वो औरत कौन थी मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत गंभीर थी। वो औरत कौन है और मैं किसके घर रहने के लिए आई हूँ मुझे नहीं पता। बस मैं खोई खोई सी रहती थी और बेड पर ही बैठी रहती थी। एक दिन वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटी ये लो, खाना खा लो। जब औरत मेरे पास आती तो मैं चीखने और चिल्लाने लगती कि तुम कौन हो, मेरे पास से दूर हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना, और मैं बेड का सारा बिस्तर इधर से उधर फेंकते हुए सब कुछ बिगाड़ देती। एक दिन उसका बेटा मेरे पास आया और मुझे जोर से चाटा मारा और कहने लगा कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, मेरी माँ तुम्हें अस्पताल से लेकर आई है और खाना तुम्हें देने के लिए आई है और तुम इस पर चीखने और चिल्लाने लगी। जब उसकी माँ ने मुझे डांटते हुए देखा तो माँ उसके पास गई और उसकी गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि आज के बाद उसे डांटते हुए मैंने तुम्हें देखा तो फिर खैर नहीं। उसकी माँ रोती हुई खाने का प्लेट उठाई और कमरे से बाहर चली गई। एक तरफ मायूस होकर बैठ गई मैं। अब वो लड़का मेरे पास आया और कहा, मुझे समझाने लगा कि देखो नेहा, तुम अच्छे से रहा करो। लेकिन मैं फिर भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मेरे मम्मी पापा कहाँ है? मेरा नाम समीर है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया है और तबीयत खराब होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं उसे उसी कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमें उसे सही करना है तो उसी के मुताबिक हमें रहना होगा। वो जो कहेगी हमें वही करना होगा, इसीलिए हम उसे डांट नहीं सकते हैं, बस केवल उसे प्यार से समझा सकती है और उसे हर चीज सिखा सकती है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है।
मेरी माँ कहती कहती उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं बोला, माँ आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हम दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि किचन से बर्तनों की आवाज आई। फिर फौरन मैं और मेरी मम्मी किचन की तरफ चले गए। किचन की तरफ जाकर हम दोनों ने जो देखा उसे देखकर हमें खुशी मिली, क्योंकि वो जो खाना छोड़कर दी थी वो खाना खा रही थी। हम लोग उसे वहीं पर छोड़कर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो लड़की मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा कब आएंगे? उसकी ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लगता था जैसे उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ा थोड़ा पागल का असर भी हो गया है। फिर हमने उसे समझाते हुए कह दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले गए हैं, इसीलिए तुम हम लोगों के पास रहोगी। अब उसे नहीं पता था कि मेरी माँ उसकी मौसी है और मैं उसका भाई हूँ। फिर नेहा कहने लगी कि वो औरत कहाँ है? मैंने उसे समझाते हुए कहा कि वो औरत तुम्हारी मौसी है, तुम उसे मौसी कहा करो। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मौसी कहाँ है? मैंने उसे बगल वाले कमरे का रास्ता बता दिया कि ठीक है। नेहा मम्मी के कमरे में चली गई। अब धीरे धीरे नेहा को भी हम लोगों की समझाई बातों का थोड़ा थोड़ा असर आने लगा था, नहीं तो कुछ भी कहने से पहले ही पूरे घर को अपने सर पर ले लेती थी। अब धीरे धीरे हम लोगों के घरों में सुधार भी आ गया था। मेरी मम्मी एक दिन मुझसे कहने लगी कि जाओ नेहा को कहीं बाहर थोड़ा सा घुमा कर ले आओ, घूमेगी तो इसकी तबीयत ठीक होगी। मैंने भी कह दिया कि ठीक है मम्मी, मैं इसे लेकर जाता हूँ और कहीं घुमा कर लेकर आता हूँ। मैं नेहा को लेकर पार्क में चला गया। नेहा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो अपना ठीक से देखभाल नहीं कर सकती थी। कैसे रहना है, कैसे खड़ा होना है, कैसा कपड़ा पहनना है, वह सब मुझे और मेरी मम्मी को ही देखना था। फिर अचानक से पार्क में आइसक्रीम वाला दिख गया और वो सर पटक पटक के कहने लगी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैंने भी उसे वहीं पर बिठा दिया और उससे कहा कि यहीं पर बैठी रहना, मैं अभी भी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं आइसक्रीम लेने गया और वापस आया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे क्या पता था कि मैं आइसक्रीम लेने जाऊंगा और फिर ये सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाता। अब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। जब मैं वापस आया तो वहां पर नेहा नहीं थी। अब मैं पूरे पार्क में इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। अब मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था कि आखिर नेहा गई तो गई कहाँ। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मुझे बस एक ही चीज का डर था। वैसे भी उसका दिमाग सही नहीं था, लेकिन मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगा, क्योंकि मेरी मम्मी उसकी जिम्मेदारी मुझे देखकर बाहर घूमने के लिए भेजी थी। अगर उसे कुछ भी हो जाए तो मेरी मम्मी भी जीते जी मर जाएगी, क्योंकि नेहा की मम्मी पापा के मरने के बाद बस हम दो लोग थे जो उसकी परवरिश कर सकते थे। हम लोगों ने उसकी तस्वीर दिखाकर इसे इधर उधर पूछने लगे कि आपने इस लड़की को इधर से जाते हुए देखा है, लेकिन वो लोग देखकर ही कहने लगी कि नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। अब मैं पूरी तरह से घबरा गया था और कम से कम 4 से 5 घंटा हो गया और मुझे नेहा नहीं मिली। अब मैं रुआसा होकर घर वापस लौटने लगा तो अब जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब क्या हो गया था? आखिर नेहा ऐसी क्यों खड़ी थी? आखिर उसके साथ क्या हुआ था? मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था। मैं फौरन नेहा के पास गया और उससे पूछने लगा कि नेहा ये सब क्या है? अब नेहा बेचारी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसे क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ है। एक औरत उसके पास खड़ी थी। मैंने उससे पूछा आखिर ऐसा क्या हुआ है, इसके कपड़े क्यों फटे हैं? फिर औरत मुझे डांटते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारे घर की है, जब तुम जानती हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इसको अपने साथ नहीं रख सकते थे। वो औरत मुझे चीख चीख कर डांटने लगी थी। जो बात तो बोली उससे तो मेरे कान के पर्दे ही फट गए। औरत कहने लगी कि इसके साथ 2 लड़के मिलकर जोर जबरदस्ती की है। वो तो ठीक है कि मैं अचानक से पहुंच गई, वो लोग मुझे देखकर डर के भाग गए, नहीं तो पता नहीं इसके साथ आगे क्या क्या होता। इस बेचारी को तो ऐसी ही दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे क्या पता रहेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे ठीक से रखो। वो औरत मुझे समझाते हुए वहां से निकल गई। अब मैं उसे घर लेकर वापस आया और अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरी माँ परेशान हो जाती और मेरे ऊपर से भरोसा भी उठ जाता, क्योंकि मेरी माँ बड़े विश्वास से कहकर भेजी थी कि इसकी पूरी तरह से ध्यान रखना और इसे घुमा कर लाना। मेरी एक लापरवाही की वजह से इसके साथ बहुत ही गलत हरकत हो गई। अब मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। अब नेहा पहले से और भी ज्यादा मायूस रहने लगी। माँ मुझसे कहती कि पता नहीं नेहा को क्या हो गया है कि वो बहुत ही अचानक से बहुत खोई खोई सी रहती है। अब मैं माँ को कैसे
बताता कि उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। अब मैं ये सब बात भी नहीं कर सकता था। मैंने माँ से कहा, इसका वैसे ही तबीयत खराब है, इसीलिए ज्यादा खोई खोई सी रहती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से थोड़ी खराब होने लगी तो मैं उसे फौरन लेकर अस्पताल चला गया। माँ घर पर नहीं थी, वह किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए मैंने उसे अकेले ही अस्पताल लेकर चला आया। जब अस्पताल तो पहुंचा तो उसे लेडी डॉक्टर के पास एडमिट करा दिया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बाहर निकली और जो बात बोली उससे सुनना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नेहा के साथ इतना गलत हुआ है। अब मुझे खुद से भी बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। मैं एक लड़का था, आखिर उसकी देखभाल कैसे न कर सका। डॉक्टर निकली और कहने लगी कि एक तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया है। आखिर तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? उसकी तो हालत पहले से ही इतनी खराब है और ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई है। अब वो बच्चे को जन्म कैसे देगी? अब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं माँ से ये सब बातें कैसे बता सकता था? आखिर मैं कब तक छुपाता? एक ना एक दिन तो माँ को ये सारी बातें पता चल ही जाती। अब मैं सोचते हुए नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस लेकर आ रहा था कि अचानक में फिर हम दोनों को एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं और नेहा रोड पर बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो मैं और नेहा करीब के अस्पताल में ही भर्ती थे। नेहा को भी अब याद आ गया था। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भैया मेरी मम्मी पापा कहाँ हैं? उन लोगों के साथ क्या हुआ है? तो मैं उसे कहने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया है और मैं और तुम्हारी मौसी हम तुम्हें अपने घर पर लेकर चले आए हैं। अब हम दोनों घर वापस चले आए और नेहा भी अपनी मौसी के गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी। मेरी माँ भी उसे समझाते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी, अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हें मानूंगी, मैं हूँ, सब ठीक रहेगा। दोनों की बात सुनकर बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में उसकी प्रेगनेंसी की बात आ गई। अब मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि नेहा के साथ क्या हुआ था? मैं बहुत डरा सा रहने लगा। फिर एक दिन सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक से उसकी उल्टी आने की आवाज आने लगी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और वो उल्टी कर रही थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जब की याददाश्त चली गई थी तब उसके साथ ये सब कुछ गलत हुआ था, लेकिन अब उसकी याददाश्त आ गई है तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि अब धीरे धीरे 3 से 4 महीना हो गया। फिर मैंने माँ से फौरन कहने लगा कि माँ इसकी शादी कर दो, जितनी जल्दी हो सके हम इसकी शादी कर देते हैं। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि अभी तू ये क्या कह रहा है, ये फिलहाल 24 साल की हुई है, अब हम धीरे धीरे इसका रिश्ता तलाशना शुरू करेंगे। लेकिन मैं गुस्से से बोला कि माँ इसकी शादी जल्दी से जल्दी कर दो। मैं अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। आखिर मेरा बेटा इतनी जल्दी में क्यों था? फिर मैं बोली, बेटा ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे उसकी शादी, अच्छे घर खानदान देखेंगे फिर उसकी शादी करेंगे। शादी करने के लिए हमें व्यवस्था भी तो करनी जरूरी है। हम पता करेंगे लड़के वाले कैसे हैं, तभी तो अपनी इतनी प्यारी सी गुड़िया की शादी करेंगे। मैं नेहा को अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हो सके उसकी शादी कर दो। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, आखिर क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। फिर उसने वह सारी बात बताई जो उसके साथ हुआ था। उसके साथ क्या क्या हुआ था, मैं अपना वही सर पकड़ कर बैठ गई कि अब क्या होगा। मैं और मेरी माँ नेहा के कमरे में चले गए। मेरी माँ उससे प्यार से कहने लगी कि नेहा बेटा, आज से मैं और तुम कहीं बाहर चलते हैं और घूम कर आते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो यही विचार था कि मैं इसे लेकर जाऊं और इसका ऑपरेशन करवा दूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैं उसे अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर गई और लेडी डॉक्टर से सब कुछ बता दिया। उसने भी मेरी मदद की और उससे उसका ऑपरेशन कर दिया। और मैंने पहले ही लेडी डॉक्टर को बता दिया था कि ये सब कुछ उसे पता न चले। जब नेहा को होश आया तो पूछने लगी कि मौसी मुझे क्या हुआ था। मैं उसे कहने लगी कि तुम खाती पीती नहीं हो ठीक से, इसीलिए तुम्हें हल्का सा चक्कर आ गया था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर वापस चलो। मैं उसे लेकर आ गई। अब मेरे मन में ही ख्याल था कि मैं उसका कोई अच्छे से घर में रिश्ता देकर शादी कर दूं। मैंने अपनी रिश्तेदार में इधर उधर फैला दी कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दे।
मुझे अपनी नेहा बेटा की शादी करनी है। अभी 15 से 20 दिन हुआ था कि मेरे पड़ोस की एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा है, उसने तुम्हारी बेटी नेहा को भी देखा है, वो खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ आकर बात करूं कि वह तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का रिश्ता उधर से खुद आया है। जिस दिन मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, रास्ते में उसने मेरी बेटी नेहा को देख लिया था। उसी दिन उसे पता किया कि ये लड़की किसके घर की है। जब उसे पता चला कि वह मेरी बेटी है, उसने फौरन से नेहा के लिए रिश्ता भिजवा दिया। अब हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जब मेरा बेटा आया तो मैंने उसे भी बताऊंगी नेहा की शादी पक्की हो गई है। मेरा बेटा भी बहुत खुश हो गया। अब नेहा के पास गए और कहने लगी कि तुम्हें ये लड़का पसंद है, तो कहने लगी कि मौसी आप मेरी माँ समान हो, आप जहाँ चाहो वहां मेरा रिश्ता पक्का कर सकती हो, मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद आप ही तो सब कुछ हो, आप जो कुछ करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगी और मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ आप फिक्र ना करें, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। मेरे घर पर शादी की चहल पहल होने लगी थी। मेरी बहन नेहा भी दुल्हन बन बैठी थी। मैं उसके पास गया, उसके सर पर अपना हाथ रखा और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। नेहा भी मेरी आंखों में आंसू देखकर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि पगली तू क्यों रो रही है, तुझे तो एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। हम दोनों गले लगकर रोने लगे। उसके बाद मैं उस समझाते हुए मैं कमरे में से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद बारात आ गई और मेरी बहन की शादी भी हो गई और अपनी ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन बाद नेहा के घर से कॉल आया और वह कॉल मेरी माँ ने उठाया और जैसे ही उधर से आवाज आई मेरी माँ चक्कर खाकर गिर गई। मैं तुरंत भागता हुआ माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ ऐसी कौन सी बात है जो आप इस तरीके से जमीन पर गिर गई हैं? मेरी माँ घबराती हुई वहीं पास के सोफे पर बैठ गई और जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आया और माँ को पिलाने लगा और पूछा कि माँ बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप इतनी परेशान हो। कहीं मेरी माँ की हालत ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर मैंने माँ से कहा, माँ आप रिलैक्स हो जाओ, फिर उसके बाद बताओ आखिर क्या बात है। फिर मेरी माँ थोड़ी देर बाद कहने लगी कि बेटा नेहा के घर से कॉल आया था, वो लोग कह रहे हैं कि नेहा को अपने घर से निकाल देंगे, उसे तलाक दे देंगे। उन्हें पता नहीं कहाँ से सारी बातें पता चल चुकी है कि नेहा पहले ही प्रेग्नेंट थी। अब हम दोनों माँ और बेटे फौरन नेहा के ससुराल चले गए और वहां जाकर जो मेरी नजर के सामने था वह सब कुछ हैरान कर देने वाला था। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि बीता पल भी हम लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब मैं उस औरत को देखा तो मेरे होश उड़ गए। आखिर ये औरत इस घर में मेरी बहन के ससुराल में क्या कर रही है? कहीं इसने ही तो कुछ गड़बड़ कर दिया हो और बीते हुए पल की सारी सच्चाई इस घर में फैला दी है। अब जब आगे से आवाज आई, बेटे तुम्हें यही घर मिला था अपने घर के पाप मेरे भतीजे के ऊपर डालने को। अब मैं उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो औरत कहाँ मानने वाली थी। उसने तो पूरे घर को इकट्ठा करके खड़ी की थी और सब कुछ सच पहले ही बता चुकी थी। अब मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, दीपक भैया ये सब लोग क्या कह रहे हैं कि मैं बदचलन औरत हूँ? आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कोई मुझे सच बताओ। अब मैं सबसे पहले उसके सामने हाथ जोड़ दी और सारी सच्चाई बताने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब सारी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी। जो औरत मेरी बहन को बचाई थी वही औरत मेरी बहन की बुआ थी। अब मेरी माँ उसके सबके सामने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हालत से मजबूर होकर बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए हमने यह रिश्ता आप लोगों के घर में कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यह गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। ये तो बेचारी इसी तो खुद ही कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या कुछ हुआ है। उस टाइम तो उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। इस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि इसके साथ क्या कुछ हुआ है। मेरी बेटी मेरे
पास आई और पूछने लगी कि माँ आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, जो ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, प्लीज आप मुझे सच सच बता दीजिए। तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि जब तू 18 साल की थी और अपने भैया के साथ घूमने गई थी, तब वहां से तुम कहीं और दूसरी तरफ चली गई और फिर अचानक से तुम्हें कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और तेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दिया। ये सब सुनकर मेरी तो रोंगटी खड़ी हो गए। आखिर ये सब क्या हुआ था? तो वही मेरे पति के जो बुआ थी वही मुझे बचा कर लाई थी। अब 4 से 5 लड़कों ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया था। अब तो सारी सच्चाई मेरे सामने भी आ गई थी कि अब मैं किसी को अपना शक्ल दिखाने की काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक बार अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये शादी हरगिज नहीं करती। अगर करती भी तो सबसे पहले मैं सारी बात बता देती, उसके बाद ही जो होता सो होता। लेकिन मेरा पति तो चिल्लाता हुआ कहने लगा कि तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अब मैं कैसे अपने पति से दूर चली जाऊं, क्योंकि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती थी। मेरे ससुराल के लोगों ने मेरी एक न सुनी और मैं अपनी मौसी, माँ और भाई के साथ घर से जाने लगी। फिर अचानक से पीछे से आवाज आई, नेहा रुक जाओ। अपने पति की मुझे ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तो बैठ गया। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि नेहा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरीके से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तुम खुद बताओ, जब अचानक से कोई इंसान इतना बड़ा सच सुनेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम तो उसे टाइम बहुत मासूम थी और तुम्हारी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मानता हूँ। अब मैं अपने पति के पैरों पर गिर गई और रोने लगी। मेरे पति मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिए और कहे कि मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं है। मैं और तुम्हारे पति बुआ के पास गए और उनसे भी कहने लगी कि बुआ मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति भी कहने लगी कि हाँ बुआ, जो हुआ है हम बीते हुए बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरी बुआ भी आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब मेरी मौसी माँ और मेरा भैया दोनों अपने अपने घर चले गए और अब मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी। मेरे पति भी मुझसे बहुत मानते थे। बीते हुए पल को हम सब लोग भूल गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल कहानी वन कहीं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।